दोस्तों, भाग 5 में आप लोगों ने देखा था नीरव वृंदा के करीब उसके ऊपर हाथ रखकर सो रहा था, जिससे वृंदा घबरा गई और उसने नीरव के हाथ में अपने दांतों से काट लिए। तो नीरव ने अपना हाथ वृंदा के ऊपर से हटा लिया। वृंदा थर थर कांप रही थी। कैसे करके उसने दीवार का सहारा लेकर खड़ी होकर रोने लगी। और अब आगे वही इस सब में नीरव भी बहुत घबरा गया, कुछ बोल नहीं पाया। उठकर वॉशरूम में बढ़ गया। शावर खोल उसके नीचे बैठ गया। उसने एक स्त्री को इस तरीके से छू लिया। ये कैसे हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कैसे हो गया। वृंदा तो चुप हो गई, पर अब वो खुद चिल्लाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था वह एक स्त्री के ऊपर हाथ रखे और इतने करीब सो रहा था। वो खुद भी डर गया था। वृंदा ने उसके हाथ पर दांत से काट दिया तो उसने अपना हाथ हटाया तो वृंदा बेड से उठ गई। वह थर थर काँप रही थी और दीवार का सहारा लिए खड़ी होकर रोने लगी। वही इस सब में नीरव भी घबरा गया, कुछ बोल नहीं पाया। उठकर वॉशरूम में बढ़ गया। शावर खोल उसके नीचे बैठ गया। वह काफी देर यूं ही उस पानी के फुहारे के नीचे सिर किए रहा। बार बार वृंदा का चेहरा नजरों के सामने घूम रहा था। नीरव तो वॉशरूम में घुस गया, पर वृंदा बहुत घबरा गई थी। वो अभी भी काँप रही थी। नीरव कब बेड में आया उसे पता क्यों नहीं चला। जितना आसान उसने ये सब सोचा था उतना आसान होने वाला नहीं है। वह कब तक नीरव को अपने से दूर रख पाएगी पता नहीं, पर वो पंकज की जगह किसी को नहीं देगी। और नीरव को तो देखकर ही उसे डर लगता है। ऐसी कल्पना भी उसके लिए डराने वाली है। और आज तो नीरव ने उसे अपने करीब ही खींच लिया था। सोचकर ही उसे डर के मारे झुरझुरी छूट रही थी। यहाँ वृंदा परेशान है और उधर नीरव, वो बहुत दुविधा में है। उसका व्रत पूरा हो चुका होता और फिर उसे वृंदा को चादर डालनी पड़ती तो उसके लिए उसे अपनाना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो उसके बाद शादी के लिए मन मजबूत कर चुका होता। पर अभी उसे दो तरफा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। व्रत भी पूरा नहीं हुआ था और कुछ दिन पहले तक वृंदा उसके भाई की पत्नी और उसकी भाभी थी, और अब एकदम रिश्ता बदल गया है और अब वो उसकी पत्नी है। पत्नी है तो साथ भी रहेगी, और ऐसे साथ रहेगी तो वो कब तक उससे दूर रह पाएगा। उसे अपनी इस हालत पर झुंझलाहट होने लगी तो खुद को शांत करने सिर पर शावर खोल ऐसे ही खड़ा रहा, जो उसके कसरती गठीले शरीर को भिगो रही थी। थोड़ी देर बाद शावर बंद किया, हाथों की उंगलियों से गीले बालों को ऊपर किया तो ध्यान आया वह जल्दबाजी में टॉवल के बिना ही आ गया है। अब क्या करे, ऐसे बाहर नहीं जा सकता। कुछ ना सुझा तो दरवाजे पर आ गया। दरवाजे को खोला और हाथ से थपकी मारी तो वृंदा उस तरफ देखने लगी। तौलिए के बिना ही वॉशरूम में आ गया हूँ। वृंदा जो अभी भी सुबक रही थी, सुना तो रोना बंद कर देती है। बैग से तौलिया निकाला और सिर झुकाए तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया तो वह दूर से उसे पकड़ता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है। वह खुद को साफ करता है और अब सिर्फ तौलिया लपेटे ही बाहर आ गया, क्योंकि कपड़े तो बाहर ही थे। वृंदा ने उसे ऐसे आया देखा तो मुंह फेर लिया, पर वह भी उसकी प्रॉब्लम समझ रही थी कि वो बिना कपड़ों के अंदर गया था। नीरव झिझकता बाहर तो आ गया, पर अब उससे कपड़े नहीं मांगता, खुद ही बैग खोलकर निकालने लगा। बैग खोला तो उसके कपड़े ऊपर ही तह करके रखे थे, तो वो अपने कपड़े हाथ में लेता है तो हाथ की उंगलियों में कुछ फंस गया। हाथ ऊपर किया तो देखा तो वृंदा के अंतः वस्त्र थे। उसने झटके से सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। छी छी, क्या है ये? वो हिकारत भरी नजर उसके उन कपड़ों पर डालता है जो उसने जमीन में पटक दिए थे। वृंदा ने उसे ऐसे करते देखा तो उधर ही आ गई, देखा तो उसके कपड़े थे। शर्म के मारे वह जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर बोली कुछ नहीं, ऐसी ही खड़ी रही। तो नीरव फिर से झुंझला गया। हे भगवान, मुझे माफ करो। पापा ने मुझे ये किस मुसीबत में फंसाया है, मैं उनको कभी माफ नहीं करूँगा। बड़बड़ाता वह फिर से वॉशरूम में चला गया। इसी वजह से ही मैं इसके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहता। गुरुजी ठीक कहते हैं, नारी नर्क का द्वार। मैं कल से परेशान हो गया हूँ। क्या मुसीबत है ये? वह बड़बड़ा रहा था और वृंदा ने भी ये सब सुन लिया था। उसने उसके नीचे पड़े कपड़े उठाकर बेड में रख दिए और अपने कपड़े हाथ में उठा लिए। उसने बैग में अपने कपड़े नीचे रखे थे और नीरव के कपड़े ऊपर ही थे। नीरव ने अपने कपड़ों के साथ उसके कपड़े भी उठा लिए।
तो इसमें उसका क्या कसूर। पर जैसे नीरव का रिएक्शन था, उसे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वृंदा के अंतः वस्त्र छू लिए तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। दोबारा से नहाया तब तसल्ली हुई। वो बाहर आया तो अब वृंदा शर्मिंदगी से बचने अपने कपड़े उठा वॉशरूम में नहाने चली गई और नीरव बार बार अपने हाथ को देख रहा था। उसके लिए सब चीजें है थी और अब वही स्वीकारनी इतनी भी आसान होने वाली नहीं है। सुबह से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है जिनकी कल्पना से भी वो डरता था। वो उसके साथ हो रहा है जो उसके लिए किसी भयानक सपने के सच होने के समान है। वो गहरी सांसें ले खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मन कर रहा था कि वृंदा को एक जोर की डांट लगाए, पर फिलहाल वो ऐसा भी नहीं कर सकता। वो पहले ही डरी सहमी है और घबरा जाएगी तो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा और बेड में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वृंदा वॉशरूम से निकली। शीशे के आगे खड़ी होकर अपने गीले बाल झाड़ने लगी। पानी की बूंदें छिटककर नीरव पर गिरने लगी तो झुंझला गया कि इतने जोर से क्यों बाल झाड़ रही है। उसने गुस्से से नजर उठा शीशे की तरफ देखा। वृंदा का चेहरा देखा जो नहाकर आई तो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, तो उसका गुस्सा और झुंझलाहट कम हो गई। उसका चेहरा देखने लगा। वह वहाँ से उठना चाहता था पर उठ नहीं पाया। एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। वृंदा ने उसे खुद को देखते देखा तो हाथ रुक गए। वह झेप गई और वहाँ से चली गई तो अब नीरव भी झेप गया और झेप मिटाने वहाँ से उठ गया और इंटरकॉम से नाश्ता ऑर्डर करता है। पर अब वह दोनों के लिए एक जैसा सिंपल नाश्ता ऑर्डर करता है, वरना वृंदा कल रात के जैसे खाना छोड़ देगी। वेटर नाश्ता दे गया तो वृंदा शंकित नजरों से नीरव की थाली में देखने लगी। कहीं उसने फिर से नॉनवेज तो नहीं मंगाया, पर नहीं, उसने दोनों के लिए परांठे दही ही मंगवाए हुए थे तो उसे तसल्ली हुई। दोनों ने नाश्ता किया और रूम चेक आउट कर चाबी देकर होटल से बाहर आ गए। दोनों कंपनी ऑफिस में पहुँचे। जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो पूरी की। काम निपट गया तो बाहर आ गए। अभी काफी समय बचा तो वे मार्केट जा सकते थे और उसके बाद गांव भी वापस जा सकते थे। वृंदा अपने लिए तो कुछ नहीं लेना चाहती थी, पर घर के लिए कुछ जरूरी चीजें और कमल के लिए भी कपड़े लेने थे तो मार्केट आ गए। जो सामान चाहिए था वो लिया। कमल के लिए कपड़े लेने थे जो नीरव ने ही कमल के लिए कपड़े लिए और अब वह वृंदा को लेकर एक सुपरमार्केट में आ गया ताकि वृंदा भी अपने लिए कुछ ले, वरना पापा उसे ही डांटेंगे कि वृंदा को क्यों कुछ नहीं दिलाया। पर वृंदा थी कि कुछ ले ही नहीं रही थी, पर इसी बहाने वो यहाँ घूम लेगी सोचकर वो चलता रहा और वृंदा उसके पीछे आती रही। वृंदा के लिए ये सब नया था तो वो सब कुछ उत्सुकता से देख रही थी। नीरव भाप गया था कि उसे ये सब अच्छा लग रहा है तो वो वहाँ घूमता रहा और वृंदा भी उसके पीछे आती रही। अब वह भी अपने लिए कुछ ले ले तो वे गांव वापस जा सकते थे, तो वो ऊपर वाले फ्लोर जहाँ गारमेंट शॉप्स थी वहाँ जाने के लिए एस्केलेटर पर बढ़ गया, पर वृंदा के लिए ये नया था। वो डर गई और वहीं पर रुक गई। नीरव अपनी धुन में ऊपरी फ्लोर में भी पहुँच गया। आगे बढ़कर एक शॉप के आगे खड़ा भी हो गया कि वृंदा अपने लिए शॉपिंग करे। पीछे मुड़ा तो देखा वृंदा तो थी ही नहीं। हे भगवान, कहाँ रह गई। घबराकर भागता वापस आया तो देखा वृंदा नीचे ही खड़ी थी। वो दूसरी साइड से नीचे उतर आया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस पर कि वो ऐसे क्यों खड़ी हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसके साथ आ भी रही है कि नहीं। झुंझलाता अब वो उसके साथ खड़ा था और उसे चलने का इशारा करता है, पर वृंदा गर्दन हिलाकर इनकार करती है कि उसे नहीं जाना। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से सहमी हुई थी। वो नहीं जाना चाह रही थी। नीरव ने उसके चेहरे पर देखा। गुलाबी गाल घबराहट से सफेद हो गए थे। वह हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लेता है और अपने साथ खींच लेता है। हल्का सा झटका लगा तो वृंदा गिरने के डर से उसकी बाजू दोनों हाथों से पकड़ लेती है। उसके ऐसे पकड़ने से नीरव के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो रही थी। जब वृंदा ने उसकी बाजू छोड़ी तब वह सहज हुआ। वृंदा के चेहरे पर अभी डर था तो वो उसका हाथ पकड़े रहता है। उसने पहली बार किसी स्त्री के हाथ को अपने हाथ में लिया था। उसके कठोर हथेली के बीच उसका कोमल और रुई सा नाजुक हाथ था जो उसमें गुदगुदाहट पैदा कर रहा था। उसके लिए ये एहसास पहली बार और नया था।
उसने उसके नरम हाथ को हल्के से दबा उसकी तरफ देखा, पर वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी या झिझक में जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, वही जाने। ऊपरी फ्लोर पर पहुंचकर भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही पकड़े जाने लगा तो वृंदा रुक गई। उसे समझ नहीं आया तो वजह जानने पीछे मुड़ा। वो अपना हाथ छुड़ाने कसम सा रही थी तो वो झेप गया, तो पकड़ हल्की की तो वृंदा अपना हाथ छुड़ा लेती है तो वो वापस पलटा और चलने लगा। वह एक कपड़ों की शॉप पर खड़ा हो गया और दुकानदार से बोला, कपड़े चाहिए? तो वो कपड़े दिखाने लगा। वृंदा उसका मन रखने एक सूट और एक साड़ी ले लेती है। शॉप से निकले तो कॉस्मेटिक की दुकान थी। उसकी नजर बाहर टंगी लाल रंग की चूड़ियों पर पड़ी। नजर के साथ कदम ठिठक गए। पहले जब वृंदा चूड़ियाँ और पायल पहनती थी, जब चलती थी तो दूर से पता चल जाता था कि वह आ रही है और वह सचेत हो जाता था। पर अब वह चूड़ियाँ और पायल नहीं पहनती। शायद इसलिए ही उसे पता नहीं चलता कि वृंदा उसके साथ आ रही है कि नहीं। स्त्री से कितनी दूरी सही, चूड़ी की खनक और पायल की छन छन उसे भी पसंद है, जो वृंदा अब पहनती नहीं है। उसके कदम चूड़ियों की दुकान के आगे जमे हुए थे। वृंदा को समझ नहीं आया, जब वो चूड़ियाँ पहनती नहीं तो ये उसे यहाँ क्यों लाया है। पर नीरव दुकान के अंदर चला गया तो वृंदा को भी आना पड़ा। वो चूड़ियाँ दे दो, उसने मुश्किल से दुकानदार से कहा। किसके लिए? दुकानदार ने उसे अकेला देखा तो पूछा। जाहिर सी बात है, मैं तो पहनने से रहा, जो पहनती है उसके लिए दो, वही पूछ रहा हूँ। पत्नी साथ में है कि ऐसे ही ले जाना है? दुकानदार ने पूछा तो नीरव ने वृंदा की तरफ इशारा किया कि उसके लिए चाहिए, जो दूर खड़ी थी। दुकानदार ने उसका हाथ देख अंदाजा लगाया और पूछा, कौन से कलर की दूं? लाल हरी? जो देना है दे दो, कुछ तो पसंद होगा। लाल और हरी दोनों दे दूं? उसने पूछा। हाँ दे दो। कितने दर्जन? पता नहीं, खुद ही दे दो, पूछ लो उनको। दुकानदार ने उसे वृंदा से पूछने कहा, पर वृंदा सब देखकर भी चुप थी। पर मन में उथल पुथल मची हुई थी। पहलवान जी उसे चूड़ियाँ क्यों दिला रहे हैं, जबकि वो तो पहनती भी नहीं है। कहीं इनका इरादा तो नहीं बदल रहा है, अब उस पर अपना हक तो नहीं जमाना चाह रहे। उसे सुबह से हुआ सब कुछ घटनाक्रम याद आ रहा था। ये उसके साथ बेड में भी सोने आ गए थे और उसे अपने पास भी खींच लिया था। अभी ऊपर आते हुए वे उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। ये सब याद कर वो घबरा गई। उसे नीरव के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। कहीं वह उससे अपना हक मांगने लगा तो क्या करेगी? वो इस सब के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जबरदस्ती की तो जीते जी मर जाएगी। वह दुकान से बाहर निकल गई और वहाँ से चलती हुई दूर आ गई। अब नीरव दुविधा में था, क्या करे? ना जाने वृंदा क्यों चली गई, उसे समझ नहीं आया। कितनी दूं? उसे ऐसे ही खड़ा देख दुकानदार ने पूछा। दो दर्जन दे दो, उसने कहा तो दुकानदार चूड़ियाँ पैक कर उसे पकड़ाता है तो वह भी बाहर आ गया और उन्हें बैग में रख देता है। अब नीचे उतरने के लिए वृंदा को फिर से नीरव की सहायता की जरूरत थी, तो नीरव फिर से उसका हाथ पकड़ता है, पर अब वह थोड़ी देर बाद अपना हाथ छुड़ा लेती है। सुपरमार्केट से निकले तो दोनों ने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और गांव आने बस में बैठ गए। वृंदा विंडो साइड बैठी तो अब इस बार नीरव भी उसके साथ ही बैठ गया। एक झटके के साथ बस गंतव्य की तरफ चल पड़ी। जब शहर आने नीरव बस में बैठा था तो वृंदा के साथ बैठना भी नहीं चाहता था, पर पिछले एक दिन में उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। कुछ नए एहसासों से उसका परिचय हुआ है जिससे वो अनजान था, और उसने जाना कि स्त्री सिर्फ डरने की चीज नहीं है, उसमें आकर्षण है। वृंदा के साथ होने से वह परेशान जरूर हुआ, पर उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका वृंदा को छूना या वृंदा का उसे छूना मन में मीठी गुदगुदाहट पैदा करता है। उसने उसे छुआ तो ये भी पता चला वो उसकी तुलना में बहुत नाजुक और कोमल है। नीरव का मन वृंदा की तरफ थोड़ा बदला, पर नीरव के चूड़ियाँ खरीदने से वृंदा शंकित है कि वह उसे चूड़ियाँ क्यों पहनाना चाहता है, और अगर उसने पहनाने की जिद की तो क्या वो मना कर पाएगी? नीरव ऐसा क्यों कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। तो वृंदा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। जो भी हो, पर वो इनकी लाई हुई चूड़ियाँ नहीं पहनेगी। कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों गांव पहुंच गए। घर पहुंचते अंधेरा घिरने लगा था। घर पहुंचे तो थकान से कदम बोझल थे। खाना बाऊजी और कमल ने बना रखा था।
दोनों ने कपड़े बदले तो कमल उनके लिए चाय बना कर ले आया। दोनों ने चाय पी तो सफर की थकान उतरी। अब वृंदा किचन में आ गई। खाने का समय भी होने वाला था। वृंदा ने सबके लिए खाना परोसा। उनके खाने के बाद उसने खुद भी खाना खाया और रूम में आ गई। पर नीरव, बाऊजी और कमल बाहर ही बैठे बातें कर रहे थे। वृंदा ने बैग खोला। उसमें से कमल के कपड़े और घर का सामान था। बाहर रखा। नीरव ने चूड़ियां रखी थी, वो निकालकर अलग रख दी। अब वो सब सामान लेकर बाहर आ गई। कमल को कपड़े दिए तो वो कपड़े पाकर खुश था। वृंदा भी वहीं पर बैठ गई। बाऊजी ने उसे नरम सुर में पूछा, पहली बार गई, कैसा लगा शहर? अच्छा लगा? वो सिर झुकाए ही बोली, इसने तुझे डांटा तो नहीं या परेशान तो नहीं किया? नहीं, उसने गर्दन हिला इनकार किया। तो बाऊजी ने नीरव की तरफ देखा तो आश्चर्य में थे। वह एकटक वृंदा को ही देख रहा था तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहले वृंदा के आसपास आते ही नीरव उठकर चला जाता था और अब ना, बल्कि वो वही बैठा है, बातों को सुन भी रहा है और वह वृंदा को बोलता देख उसे गौर से देख रहा था। दोनों के एक साथ अकेले रहने का असर हो तो रहा था। अब स्त्री पुरुष का संबंध ही आकर्षण से जुड़ा होता है। दोनों अधिक दिन दूर नहीं रह सकते। नीरव तो वृंदा में दिलचस्पी ले रहा है, पर वृंदा, उसका क्या? खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने वृंदा से पूछा, वैसे तो नहीं, पर क्या? बाऊजी, हमारे घर में सब शाकाहारी हैं। यहाँ तक कि मांस मच्छी से मुझे दूर से ही इतनी गंध महसूस होती है कि उबकाई आने लगती है। वो धीरे से शिकायती लहजे में बोली, क्योंकि नीरव का मांसाहार करना उसे हजम नहीं हो रहा था। हम भी यहाँ शाकाहारी ही हैं। इतने दिन से यहाँ हो, ऐसा कुछ देखा? नहीं बाऊजी, आज तक नहीं था, पर अब है। क्या? उन्होंने नीरव की तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया। नीरव तू ये सब खाने लगा? उन्होंने गुस्से वाली नजरें उस पर टिकाई। हाँ, हमें वहाँ अकेडमी में डाइटिशियन जो खाना फिक्स करते हैं वही खाना पड़ता है, उसने सफाई देते हुए कहा। वही खाया कर, बहुत साथ में थी तो वहाँ खाने की क्या जरूरत थी? यहाँ घर पर भी नहीं खा सकता था। 3-4 दिन में डाइट ढंग से ना लो तो उसका वजन पर असर पड़ता है। आपको भी पता है, हमें अपना वजन मेंटेन रखना पड़ता है, किसी भी वजह से कम ज्यादा नहीं होने दे सकते। वहाँ जाते ही सबसे पहले मुझे वेट करवाना पड़ेगा। अगर वेट कम ज्यादा हो गया तो वेट कैटेगरी में फर्क पड़ता है। मैं जिस वेट कैटेगरी में लड़ता हूँ उससे बाहर हो सकता हूँ, उसने सफाई देते कहा। फिर वृंदा की तरफ देखकर बोला, आप लोग ही चाहते थे कि मैं पंकज भैया का सपना पूरा करूं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोई कमी नहीं रखना चाहता तो आप लोगों को भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा। उसके ये कहते ही वृंदा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो उसे ही ये सुना रहा था। वृंदा ने उसकी तरफ देखा तो आज नीरव उसे आँखों से आंखें मिलाए देख रहा था। उसके उसे देखने के बाद भी उसने नजरें नहीं झुकाई तो उसके पूरे शरीर में ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। वहाँ पर बैठा ना रहा गया तो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई तो नीरव भी उठ गया। पापा, मैं सोने जा रहा हूँ, वापस कब जाएगा? कल? उन्होंने पूछा। नहीं। क्यों? कल मैं पहलवान जी से मिलने जाऊंगा, परसों सुबह निकलूंगा, कहकर वह अपने रूम में चला गया। तो बाऊजी के चेहरे पर सुकून था। नीरव कमरे में आकर सोने तो आ गया, पर सोच में था कि वृंदा ने चूड़ियां तो पहनी ही नहीं, पर वो चाहता है वृंदा वो चूड़ियां पहने, तो वो कैसे कहे कि चूड़ियां पहन ले? उसे तो ऐसी बातें बोलनी भी नहीं आती, कहीं वह उसे गलत तो नहीं समझेगी। पर अब वो दोनों पति पत्नी हैं, वह कहेगा तो उसे पहनने में क्या दिक्कत है? पर समस्या ये है कि वह इस रिश्ते को मानती भी तो नहीं है, और खुद कल तक तो वो खुद भी नहीं मानता था। पर अब अचानक उसमें वृंदा को लेकर आकर्षण पैदा हो गया है। आज तक वो कभी इस तरह किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आया, इसलिए उसके लिए ये सब एहसास नए हैं। नीरव बेचैन है क्योंकि उसके मन में वृंदा को लेकर एहसासों का अंकुर फूटा है, जिससे वो अनजान था। वह भी बोल नहीं पाएगा, पर वो भी वैसे ही लिखकर दे जैसे वृंदा ने दिया था। तो हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले बोलने की कोशिश करेगा, नहीं बोल पाया तो लिख कर देगा। वह कमल के रूम में आया और उससे पेन और कागज मांग लाया, जो उसके मन में चल रहा था। लिख दिया, पर ये लेटर लिख तो दिया, देगा कैसे? किसी और के हाथ लग गया तो?
वो तो वृंदा के कमरे में जाता नहीं, ना वृंदा इस कमरे में आती है। अभी तो रात है, वह सो चुकी होगी, कुछ नहीं हो सकता। उसे फोल्ड कर ड्रॉर में रखा और अब सोने के इरादे से लेट गया। नीरव बेचैन है तो वृंदा भी है। उसने आज नीरव की आंखों का मिजाज बदलते देखा है। पहले वह उससे नजरें नहीं मिलाता था, पर आज वह उसे देख रहा था। ना सिर्फ देख रहा था, उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जो वृंदा को खतरे की घंटी लग रही है। सुबह के समय वृंदा नहाकर सबके नाश्ते की तैयारी में लग गई। बाऊजी दुकान चले गए और कमल स्कूल। अब घर पर बस वृंदा और नीरव थे। नीरव आकर बाहर बैठ गया। वह उससे चूड़ियों वाली बात बोलना चाहता था, पर वृंदा अपने काम पर लगी थी, तो उसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। वृंदा भी बाहर आ गई। उसे आंगन में बने छोटे कमरे के ऊपर बनी छत से कुछ सामान चाहिए था। कमल घर पर नहीं था। नीरव से कह नहीं सकती थी, तो खुद ही लेने का फैसला करती है। पर वह वहां पहुंच नहीं रही थी, तो छोटा स्टूल उठा लाई और उस पर चढ़कर निकालने की कोशिश करने लगी। वह दोनों हाथ ऊपर कर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर पहुंच नहीं पा रही थी। नीरव ने उसकी तरफ नजर दौड़ाई। उसकी साड़ी के पल्लू हाथ ऊपर करने से ऊपर हुआ तो पेट की तरफ से उसका गोरा रंग झलक रहा था। उसे देखने भर से मन में गुदगुदाहट होने लगी। अंग अंग में रोमांच हो रहा था। उसने पहली बार वृंदा को ऊपर से नीचे तक इतने गौर से देखा और महसूस किया कि वो बेहद आकर्षक और खूबसूरत तो है ही, नाजुक और कोमल भी है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, जो उसके गुस्से और झल्लाहट को कम कर देती है। उसका मन उसे छूने, उसे महसूस करने और बाहों में भरने को मचल रहा था, पर वो खुद को रोके हुए था। अभी वे दोनों बात तक नहीं करते। ना जाने वृंदा इस सब चीज को किस प्रकार ले, इसलिए इन सब बातों के पूरी होने की संभावना भी बहुत कम है। नजर स्टूल पर पड़ी। वह पलटने वाला था। वह उठकर उसकी तरफ लपका, तब तक स्टूल पलट चुका था। वृंदा दोनों हाथ फैलाए पीछे की तरफ गिरती, पर वह उसे दोनों हाथों से थाम लेता है और नीचे गिरने से बचाता है। वृंदा बहुत डर गई थी, तो कसकर दोनों हाथों से उसे पकड़ लेती है और उसके गठीले सीने में मुंह छिपा लेती है। तो नीरव ने भी उसे अपने मजबूत बाजुओं में कस लिया। थोड़ी देर बाद वृंदा सहज हुई तो उसकी पकड़ ढीली हुई। वह नीचे उतरना चाहती थी, पर नीरव उसे नीचे नहीं उतारता। ऐसे ही उठाए उसके कमरे की तरफ आने लगा, तो उसे समझ नहीं आया वह उसे नीचे क्यों नहीं उतार रहा। उसने नीरव के चेहरे की तरफ देखा। वो उसे एकटक देख रहा था। चेहरे के भाव भी बदले हुए थे। हरदम गुस्से में तमतमाए उसके चेहरे पर सौम्यता थी। वृंदा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वह उस पर गुस्सा करे वही उसके लिए ठीक है। अगर उसका मन बदला तो समस्या हो जाएगी। वो उसे उठाए उसके कमरे में आ गया और बेड में उतार दिया। वृंदा की सांसें अटकी हुई थी। वह वहां से उठना चाहती थी, पर नीरव ने आंखों के इशारे से उसे उठने से इनकार किया। उसने नीरव के चेहरे की तरफ देखा। वह उसे एकटक देख रहा था। चेहरे के भाव भी बदले हुए थे। हरदम गुस्से में तमतमाए उसके चेहरे पर सौम्यता थी। वृंदा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वह उस पर गुस्सा करे वही उसके लिए ठीक है। अगर उसका मन बदला तो समस्या हो जाएगी। वो उसे उठाए उसके कमरे में आ गया और बेड में उतार दिया। वृंदा की सांसें अटकी हुई थी। वो वहां से उठना चाहती थी, पर नीरव ने आंखों के इशारे से उसे उठने से इनकार किया। वृंदा उसे हैरानी से देख रही थी कि इन्हें क्या हो गया है। ये वो नीरव नहीं है जिसे वो पहले दिन से जानती है। हरदम गुस्से से तमतमाए उसके चेहरे पर सौम्यता और आंखों में प्यार था। ये बदलाव वह कल से महसूस कर रही थी। उसके साथ रहना इतना भी डरावना नहीं लगता जितना उसने उसके बारे में इमेजिन कर रखा है। अभी उसने उसे न केवल गिरने से बचाया, बल्कि बाहों में थामे अंदर ले आया है। इस कमरे में ये कभी नहीं आता था, आज पहली बार आया है। और अब इस तरह बदला उसका व्यवहार। उसे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि ये सब उसकी कल्पना से परे है। नीरव ने उसे बेड से उठने से इनकार किया तो वृंदा थोड़ी डर भी गई है। इस समय कोई भी घर पर नहीं है। नीरव के मन में क्या चल रहा है, कहीं मन में खोट तो नहीं आ रहा है। अब वह मुड़ा और ड्रेसिंग पर रखी चूड़ियों का पैकेट हाथ में उठा लेता है। वृंदा ने चूड़ियां पहनना तो दूर उन्हें खोला तक नहीं था। वो उसे खोलता है
और उसमें से लाल रंग की चूड़ियां हाथों में उठा लाया। 4 चूड़ियां हाथ में ली, बाकी नीचे रखी और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। वृंदा का हाथ प्यार से अपने हाथ में लिया। ऐसे करते वह लगातार वृंदा को देख रहा था। वृंदा उसके ऐसे करने से बहुत घबरा गई थी। अब वह चूड़ियां उसके हाथ में डालने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसे करने से वृंदा का दिल जोरों से धड़कने लगा। जिसका उसे डर था वही हो रहा था। वह कैसे खुद को इनकी पत्नी मान सकती है। ये सब तो उसने इसलिए स्वीकार किया था ताकि वो इसी घर में रह सके, पर अब चूड़ियां पहनाने के साथ ये अपना पति होने का हक भी मांगेंगे तो क्या वह उन्हें हक देने के लिए तैयार है? नहीं। उसके आँखों से आंसू की धार फूट पड़ी। वह गर्दन हिला इनकार करती है तो नीरव के चूड़ी पहनाते हाथ थम गए। उसने आँखों के इशारे से वजह जाननी चाहिए तो वृंदा दोनों घुटने फोल्ड कर मुंह छिपा लेती है और फूट फूट कर रोने लगी। वृंदा के रोने से नीरव को गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। वो नहीं पहनना चाहती चूड़ियां तो वह जबरदस्ती नहीं पहना सकता। उसका हाथ छोड़ा तो हाथों में ली चूड़ियां छन छना कर जमीन पर गिरकर गोल गोल घूमने लगी। वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अब कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर बेड में बैठकर थोड़ी देर खुद को शांत किया। वो शायद भावनाओं में ज्यादा ही बह गया। उसके मन में किसी स्त्री के लिए पहली बार ऐसा एहसास हुआ था जिसे वह संभाल नहीं पाया। शायद उसे जताना नहीं आता। वृंदा दुखी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, खुद को शांत किया। जो भी विचार मन में आ रहे थे उन्हें झटक दिया और अब उठकर घर से बाहर निकल गया। वृंदा ने बाहर का मुख्य द्वार बंद होने की आवाज सुनी तो पता चला कि नीरव बाहर चला गया है। तो अब और जोर से रोने लगी। वह इस रिश्ते को माने या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत उलझन में है। मानती है तो ये खुद पर अन्याय करेगी। वह पंकज की जगह किसी को नहीं देना चाहती, और नहीं मानती तो ये नीरव के साथ अन्याय होगा। अपने साथ हुए किस्मत के इस मजाक पर वो सिर्फ आंसू बहा सकती है जो बहा रही थी। नीरव घर से निकल सीधा पहलवान जी से मिलने उनके अखाड़े पहुंच गया। आज वो उनसे मिलने ही रुका था। अखाड़ा बेशक छूटा हो पर गुरु उनको ही मानता है। बिना उनके आशीर्वाद लिए किसी भी प्रतियोगिता में नहीं जाता। उनसे कुछ डिस्कशन भी करनी थी। सोचा तो था आराम से जाएगा, पर अब घर पर रहकर भी क्या करता, तो थोड़ी देर में अखाड़े पहुंच भी गया। राम राम गुरुजी। हाथ जोड़ फिर उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। आज बहुत दिनों बाद दोनों मिले थे। पूरे 2 महीने बाद इस अखाड़े में वापस आकर नीरव उस सुकून को महसूस कर सकता था जो इतने दिन उसने मिस किया। जब से होश संभाला उसकी हर दिन की शुरुआत इसी अखाड़े और गुरुजी के आशीर्वाद से होती थी। अखाड़ा छूटा तो लगा पहलवानी छूट जाएगी। पहलवानी उसके लिए जीवन की डोर की तरह है। पंकज के लिए उसने इस अखाड़े से दूर एकेडमी में प्रैक्टिस शुरू की तो है, पर आत्मा तो उसकी यही बसती है। नीरव आकर चुपचाप बैठा था। पहलवान जी भी चुप थे। पंकज और नीरव दोनों ही उनके दिल के करीब थे। पंकज के जाने का उन्हें भी बहुत दुख था, पर उसके बाद नीरव को जिस तरीके से अखाड़े से दूर होना पड़ा उनके लिए भी दुखद था। वो उनके इस बैच का सबसे होनहार पहलवान था जिसको किस्मत की वजह से अखाड़ा छोड़ना पड़ा। नीरव को बेशक मजबूरी में शादी करनी पड़ी, पर वे चाहकर भी अखाड़े के नियम नहीं बदल सकते थे, इसलिए उसे जाने से रोक नहीं पाए। एकेडमी में प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उन्होंने उसे पूछा। ठीक है, ऐसी तो नहीं जैसी यहाँ हुआ करती थी। नीरव ने गहरी सांस ली। कोच कैसा मिला है? ठीक ही है, पर एकेडमी इस अखाड़े की जगह नहीं ले सकती ना वो कोच आपकी। पर जब मेरे लिए अखाड़े के दरवाजे बंद हो गए तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नीरव ने पहलवान जी की तरफ देख कहा, ये सब नियति का खेल है जिसके हम सब कठपुतली हैं। वो जैसे नचाएगा नाचना पड़ेगा। ना वो पंकज को छीनता और ना ये सब होता। तुम्हारे लिए अखाड़े के दरवाजे जानबूझकर तो बंद नहीं हुए। ये यहाँ का नियम है जिसमें मैं भी मजबूर था। किसी एक के लिए सालों से चले आ रहे नियम तो नहीं बदले जा सकते थे। क्यों गुरुजी? क्या शादी करने से हम मेडल जीतने की काबिलियत खो देते हैं? क्यों बनाया आपने ऐसा नियम? मैंने तो मजबूरी में किसी की जिंदगी बचाने वो कदम उठाया था, पर फिर भी आपने मुझे अखाड़े से बाहर कर दिया।
मेरे जो भी पहलवान इस अखाड़े से निकले और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत कर लाए, सबने ये 25 साल से पहले ही कामयाबी हासिल कर ली थी। तुम भी कर लेते, पर शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। मैं अखाड़े से दूर जरूर हुआ हूँ, पर मेरी कामयाबी अखाड़े की मोहताज नहीं। मैं एशियाड में मेडल जीतूंगा और गुरुक्षिणा के रूप में आपको दूंगा। अखाड़ा छूटा तो मैं भी पहलवानी छोड़ जॉब ही करना चाहता था, पर घर वालों ने समझाया कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, भैया का भी सपना था। अब मैं पंकज भैया का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन है कि यह कर पाओगे, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल है। हमने ये नियम सोच समझ कर ही बना रखा है, ताकि पहलवान अपना ध्यान, अपनी ताकत सिर्फ एक जगह झोंक सके, और वह है कुश्ती का खेल, जो दमखम से लड़ा जाता है। जो चीजें ध्यान भटकाती है, सभी पहलवानों की उनसे दूरी बनाई जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन कराया जाता है और नारी, नशा और अन्य व्यसनों से पहलवानों को दूर रखा जाता है। ये सब चीजें सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसलिए हमने 25 साल ब्रह्मचर्य का नियम बनाया और कड़ाई से पालन भी कराते हैं, ताकि पहलवान जी जान से पूरी ताकत अपने खेल में झोंक सके। पर गुरुजी, मैं अभी भी इस सब से दूर हूँ। क्या सच में? उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें चुराई। ये हो ही नहीं सकता, ये सच है। सच है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अभी देख लेते हैं कि तुम अभी पहले वाले नीरव पहलवान हो या नहीं। एक दाव मेरे पहलवान के साथ लड़ो। पहलवान जी ने चैलेंज दिया तो वो कब पीछे हटता। मंजूर है शिवम। उन्होंने आवाज दी तो एक हटा कट्टा गठले बदन का पहलवान, जो नीरव का ही हमउम्र था, आ गया। उन्होंने इशारा किया। नीरव ने उसकी तरफ देखा। शिवम उसकी ही वेट कैटेगरी का है। दोनों ने ही एशियाड की तैयारी की थी, पर उसने उसे हराकर इस वेट कैटेगरी में एशियाड में जगह बनाई थी। इसे वह ना जाने कितनी बार हरा चुका है, और गुरुजी उसको ही उसके सामने लाकर उसे चुनौती दे रहे हैं, उसे लड़वा रहे हैं या शर्मिंदा कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आया, पर यहाँ पहलवान जी का आदेश कोई नहीं टालता। उसने अपनी टी शर्ट उतारकर एक साइड रख दी। अब वो सिर्फ लोवर में था। थोड़ी देर उठक बैठ और पुशअप कर वार्म अप कर खुद को तैयार किया, और अब दोनों पहलवान आमने सामने थे। थोड़ी देर के दाम पेंच और अगले कुछ मिनटों में नीरव ने शिवम को कमर से पकड़ जमीन पर पटका, और अब वह चितपट हो धूल चाट रहा था। सबने ताली बजा उसका उत्साहवर्धन किया। उसके बाद उन्होंने एक और पहलवान को बुलाया। नीरव ने उसे भी हरा दिया। इन सबको तो तू पहले भी हराता आया है। बलकार को हरा, फिर मानूंगा कि तेरी बात में दम है। बलकार। उन्होंने आवाज दी तो एक हट्टा कट्टा पहलवान उसके सामने था। नीरव ने उसे आज पहली बार देखा था। ये बलकार है, इसको हरा कर दिखा, फिर मान जाऊंगा कि स्त्री के तेरे जीवन में आने के बाद भी तेरे दमखम में कोई कमी नहीं आई। ये इस अखाड़े का नया पहलवान है, और ये अगले साल होने वाले ओलंपिक का तेरी ही वेट कैटेगरी का दावेदार है। अगर तुझे अगले साल होने वाले ओलंपिक का टिकट चाहिए तो तुम्हें इसे हराना पड़ेगा, क्योंकि इस वेट कैटेगरी में इस बार ये एशियाड में अप्लाई करने से चूक गया था, पर अब ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। अगर एशियाड में मेडल से चुके तो या ओलंपिक में तुम जाओगे या ये। नीरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वाकई में उसकी टक्कर का तगड़ा पहलवान था। शायद अभी नया नया अखाड़े में आया है। इस अखाड़े के सभी पहलवानों से कभी ना कभी दो दो हाथ कर चुका है, तो उन्हें हराना आसान था, पर इससे पहली बार सामना था। थोड़ी देर में उसे आभास भी हो गया कि यह उस पर भारी है। उसके पास उसके हर दाव का तोड़ तो था ही, वो आक्रामक तरीके से भी खेल रहा था। उसको खुद पर भारी पड़ता देख उसने आक्रामक के बजाय डिफेंस खेलना शुरू किया, जो उसके नेचर के बिल्कुल उलट था। उसके ऐसे खेल को देख पहलवान जी के माथे के बल खिंच गए, क्योंकि नीरव कभी डिफेंसिव खेल ही नहीं सकता। अगर खेला तो उसका हारना तय है। थोड़ी देर में उसे आभास भी हो गया कि ये उस पर भारी है। उसके पास उसके हर दाव का तोड़ तो था ही, वो आक्रामक तरीके से भी खेल रहा था। उसको खुद पर भारी पड़ता देख उसने आक्रामक के बजाय डिफेंस खेलना शुरू किया, जो उसके नेचर के बिल्कुल उलट था। उसके ऐसे खेल को देख पहलवान जी के माथे के बल खिंच गए,
क्योंकि नीरव कभी डिफेंसिव खेल ही नहीं सकता। अगर खेला तो उसका हारना तय है। पहलवान जी का अंदेशा भला कब गलत साबित होता, उनकी पारखी नजरें भाप चुकी थी कि नीरव अपने स्वाभाविक खेल के उलट कुश्ती लड़ रहा है, और अगले पल विरोधी पहलवान ने उसकी बाह पकड़ दाव लगाया और नीरव जमीन पर था। वह उसकी पीठ पर सवार हो उसे चितपट करने की कोशिश में था, जो किसी भी पहलवान के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। पर इसमें नीरव ने मजबूती से अपनी दोनों हाथ जमीन पर जमा लिए तो वह उसे उठा नहीं पाया। चितपट होने में नीरव ने अपना बचाव तो कर लिया कि वह उसे चितपट तो नहीं कर पाया, पर नीरव उससे हार चुका था। मिट्टी से सने शरीर और हाथों का झाड़ता बलकार दोनों हाथ उठा अपनी विजय का उद्घोष कर रहा था, और नीरव हताशा में चित लेट गया। वह आज तक कभी इस तरह नहीं हारा था। बचपन से ना जाने कितने दंगल लड़ चुका, हारता भी होगा, पर अपने से अधिक बलशाली से पर बलकार उसी के टक्कर का है। उससे हारना शर्मिंदगी का बायस था। थोड़ी देर बाद उठ बैठा। पहलवान जी ने सबको जाने को कहा। अब वहाँ पर सिर्फ नीरव और पहलवान जी थे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, या उठ जाओ। इस प्रकार हताश होने से कुछ नहीं होगा। हार जीत जीवन की तरह खेल का भी हिस्सा है। हार से मायूस होने के बजाय उससे सबक के तौर पर याद रख आगे का सोचना ही एक जुझारू खिलाड़ी की निशानी होती है। हार से मायूस नहीं, पर मैं आज तक कभी किसी से इस प्रकार नहीं हारा। मायूसी से नीरव बोला। शेर जैसा दमखम और मजबूत पंजे होने के बावजूद बिल्ली जैसे लड़ोगे तो परिणाम ऐसा ही आएगा। तुमने सिर्फ जीने का तरीका नहीं बदला, कुश्ती लड़ने का तरीका भी बदला है। ऐसे तो मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। तुम्हारी ताकत विरोधी पर झपटा मारकर हावी रहकर चित करने में थी, और तुम बचाव की मुद्रा में थे। कोच सर यही सिखाते हैं कि वहाँ टेक्निक के नंबर मिलते हैं जो हार जीत डिसाइड करते हैं। उस कोच ने कहा और मान गया, तू नीरव है। नीरव खूंखार, जिसकी आंखों को देख सामने वाला प्रतिद्वंदी आधा लड़ाई आंखों में देखते ही पहले ही हार चुका होता है। कहा गया, तेरी आंखों का खूंखारपना, वो जोश खरोश स्त्री के जीवन में आते ही आंखों के शोले प्यार में तो नहीं बदल गए। पहलवान जी ने तंज किया। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, तेरी हार की वजह जीवन में स्त्री का आना है। क्या कह रहे हैं ये गुरुजी? जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं। मैंने चादर इसलिए डाली ताकि वो उस घर में हक से रह सके। हम अभी भी पति पत्नी की तरह नहीं रहते। ऐसी बात है तो जब तक इवेंट ना हो पहले वाला नीरव बनकर रहना, वरना डगर बहुत मुश्किल है। पहलवान जी ने उसे चेताया। गुरुजी, मैं हार नहीं सकता। मेडल तो मुझे जीतना ही है, पंकज भैया के लिए, और जिसे गुरुदक्षिणा स्वरूप आपको देकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लंदन का टिकट लेकर रहूंगा। नीरव ने अपने दृढ़ इरादे जताए। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठ गया। चलता हो, कल वापस शहर जाना है कहकर वो उनकी पैर छू जाने लगा। नीरव, उन्होंने टोका। जी गुरुजी। वह पीछे पलटा। जब तेरा कोच तुझे प्रैक्टिस करवाता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे भेजना। क्यों? वो तुझे गलत टेक्निक सिखा रहा है। ऐसे में तू कभी मेडल नहीं जीत सकता। फिर क्या करूं? सोचता हूँ कुछ। तुझे जो बोला है वो कर। ठीक है गुरुजी, कहकर नीरव उनसे आशीर्वाद ले वापस आ गया। नीरव अखाड़े से वापस आ रहा था। अपने घर के बाहर पहुंचा। अंदर जाने से पहले नजर चक्षु पर पड़ी जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसे देख ठिठक गया। चक्षु ने भी उसे देखा तो दौड़ती घर से बाहर आ गई और उसे रुकने का इशारा किया तो वो रुक गया। वो चलती उसके करीब ही आ गई। हाय, कब आए शहर से? कल। कैसी है? ठीक हो। पंकज भैया के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। वो धीमे सुर में बोली, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब नियति का क्रूर खेल है। भाभी कैसी है? वो तो कैसी हो सकती है? नियति ने इतना क्रूर मजाक किया है जिसका संसार छिन जाए। वो कैसे हो सकता है? बस जी रहे हैं सब एक खालीपन के साथ। नीरव ने एक गहरी सांस ली। पंकज भैया की कमी तो सबको खल रही है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद भाभी का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई तो घर में आने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। क्यों नहीं? चल अंदर चल,
अंदर बैठकर बात कर ले, उसे भी अच्छा लगेगा। किसी से नहीं बोलती, तू बैठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं, उनसे मैं बाद में मिल लूंगी, अभी तुझसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं कैसे? मतलब मुझसे क्या बात करनी है? अब तो तेरा ब्रह्मचर्य भी भंग हो गया तो किस बात का डर है? आजा बैठकर बात कर ले। थोड़ी देर आज तक तो मुझसे भागता फिरता था कि कहीं मैं तुझे छू ना लूं। चक्षु ने तंज किया। मैं अभी भी उसका पालन करता हूँ। क्या सच में? सुनकर चक्षु के मुरझाए चेहरे पर खुशी और मन में उम्मीद की किरण जगी। हाँ, ये सुनकर चक्षु के होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। मैं दूर से ही बात करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ी देर, फिर चले जाना। उसने जिद की तो नीरव उसके साथ आ गया। घर से थोड़ी दूर पर एक चबूतरा सा बना था, दोनों उस जगह पर बैठ गए। माँ बता रही थी कि भाभी को पहले नितिन चादर डाल रहा था। हाँ, मैं अखाड़े के नियम से बंधा था इसलिए। हाँ तो डालने देना था उसे, तूने क्यों इस मुसीबत में हाथ डाला? ये कैसी बातें कर रही है तू? और वो सब पापा की इच्छा थी। वे चाहते थे कि वो इसी घर में रहे और वह भी इसी घर में रहना चाहती थी। क्योंकि यहाँ पंकज भैया की यादें जुड़ी है तो सबकी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सबकी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। क्यों? तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अब हो गया जो होना था, सब किस्मत का फेर है। अब मुझे उसका कोई दुख नहीं। मुझे दिक्कत नहीं होगी तो किसे होगी? तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हम दोनों की खुशियाँ और सपने कुर्बान कर दिए। वह गुस्से में आग बबूला होती बोली। नीरव को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। हुआ क्या? तू क्यों गुस्सा हो रही है? तुमने तो बचपन में कहा था जब 25 साल के हो जाओगे तब मुझसे शादी करोगे। मैं इसी आस में थी कि कब तुम्हारा व्रत पूरा हो और मैं अपने प्यार का इजहार करूं, और तुमने। चक्षु ने जो बोला सुनकर नीरव को झटका लगा। उठ खड़ा हुआ। पागल है क्या तू? कुछ भी। बचपन की बातों को अब तक लिए बैठी है, मजाक में कह दिया होगा। जब से होश संभाला है तब से तो अखाड़े जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो तेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे मन में ना कभी कुछ ऐसे था और ना है, और अगर तेरे मन में ऐसा कुछ था भी तो सब झटक दे। मेरी शादी हो चुकी है। नहीं नीरव, वो शादी नहीं है। तुमने जो किया मजबूरी में किया है, और तुम ही कह रहे हो कि तुम अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो। मतलब तुम उसे अपनी पत्नी नहीं मानते। तू कहना क्या चाहती है? तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। चादर ही डाली है, पूरा विवाह तो नहीं हुआ है, और तू उसे पत्नी भी तो नहीं मानता, तभी तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। चादर डाल भी दी तो क्या हुआ? तू मुझसे शादी कर सकता है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। उसे इस घर में पंकज भैया के लिए रहना है तो रह लेगी, हम अलग रह लेंगे। तेरा सच में ही दिमाग खराब हो गया है। कहकर वो जाने लगा। तुम ऐसे मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, जवाब तो तुम्हें मेरे देने पड़ेंगे। चक्षु बोली तो नीरव को क्रोध आ गया, वापस मुड़ा। चक्षु ने उसे गुस्से में आते देखा तो थोड़ा सहम भी गई है, क्योंकि उसकी बातें सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कैसे जवाब? क्यों बिना बात मेरा दिमाग खा रही है? तुझे पता है मैं गुस्से में हाथ भी छोड़ देता हूँ, जो तू सहन नहीं कर पाएगी। वह दांत पीसता बोला। बड़े होने के बाद कभी तुझे इस नजर से देखा, या तुझे मेरी बातों से कुछ लगा जो अपनी तरफ से ऐसी कहानी बना रही है? वह गुस्से से बोला। वो तो तुम अखाड़े जाते थे इसलिए जानबूझकर मुझसे दूर रहते थे। प्यार तो मन में तुम भी मुझसे करते थे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तू सच में पागल है क्या? बोल क्या रही है? कुछ भी। मैंने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, न किसी के लिए ऐसे विचार मन में लाया, और तूने अपने आप सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार करता था। मेरी अम्मा तुझसे ही नहीं, मैं सबसे दूर हो। मुझे माफ कर, दोबारा ऐसी बकवास बातें करने के लिए मुझे रोका तो एक रपाटा खींच के दूंगा, सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। वह गुस्से से हाथ झटकता है और वहाँ से वापस जाने लगा। नीरव सुनो तो नाराज मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, उसने बोला। पर अब वो उसको इग्नोर कर दरवाजा खोल अंदर आया तो देखा वृंदा आंगन में ही खड़ी थी। जब नीरव अंदर चला गया वह दरवाजे पर आई तो दूर चक्षु खड़ी थी। चक्षु ने उसे देखा, पर फिर ना जाने क्या हुआ मुड़ गई
और आंसू साफ करती अपने घर के अंदर चली गई। वृंदा को मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दरवाजा बंद कर देती है। नीरव पहले ही अखाड़े में बलकार से हारने के बाद परेशान था। चक्षु ने उसे और परेशान कर दिया। बचपन के खेल को चक्षु अभी भी सच मान रही थी। उसे तो खुद भी याद नहीं कि उसने उससे ऐसे कुछ वादा किया भी था कि नहीं। तभी गुरुजी की बात कान में गूंजने लगी। सफलता पानी है तो नारी से दूरी जरूरी है। परिणाम वो देख भी चुका है। यहाँ रहा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो मेडल जीतने के बाद ही आएगा। स्त्री से दूरी ही ठीक है। पापा ने एक मुसीबत पहले ही गले बांधी हुई है। अब ये चक्षु और आ गई परेशान करने। एक दिन भी यहाँ और रहा तो ये चक्षु भी मेरा दिमाग खराब करेगी। ना जाने ये सब मेरे साथ क्यों होता है। आज तक मैं कभी कोई दंगल नहीं हारा, पहली बार हारा। मेरे पास गुरुजी के प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं था कि क्या मेरी वाकई में स्त्री से दूरी है। कल से मेरा ध्यान भटक रहा था, इसलिए मैं हारा हूँ। नीरव का मन विचलित था तो खुद के अंतर्धन से जूझ रहा था। वृंदा उसे अपनी तरफ खींच रही थी और मेडल जीतने की ख्वाहिश कदम पीछे लेने मजबूर कर रही थी। जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो मन सिर्फ पापा से ही हल्का कर पाता है, क्योंकि ऐसी बातें दोस्तों से भी नहीं कर पाता है। दोपहर का खाना खाया और घर से बाहर निकल गया। शाम को घर आया तो बाऊजी भी दुकान से आ चुके थे। वृंदा उनके लिए चाय ले आई। वे आंगन में बिछी खाट पर बैठे तो नीरव भी उनके साथ आकर बैठ गया। बहू, इसको भी चाय दे जा। उन्होंने वृंदा को आवाज दी। जी अभी लेकर आती हो। वो किचन से ही बोली, नहीं पापा मैं नहीं पीऊंगा, मना कर दो। क्यों? एक टाइम तो ले लिया कर थकान उतर जाती है। मैं तो पहले कम पीता था पर अब तो चाय कॉफी सब लगभग बंद करवा दिया गया है। नीरव ने इनकार किया तो उन्होंने वृंदा को चाय लाने से मना कर दिया। नीरव के चेहरे की तरफ देखा, उलझन साफ झलक रही थी। कोई बात परेशान कर रही है क्या? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अब क्या हुआ? चाय की चुस्की लेते बाऊजी ने पूछा। मैं कल जा रहा हूँ और अब सियोल से मेडल लेकर ही लौटूंगा, तभी यहाँ आऊंगा। कल जा रहा है वो तो ठीक है, पर गेम तो अभी 3 महीने बाद है। तब तक एक चक्कर भी नहीं आएगा क्या? नहीं। क्यों? जाने से पहले एक बार घर आ जाना, मिलकर फिर चले जाना। इतने दिन हमसे दूर ना रह पाएगा और ना हम रह पाएंगे। जब से पंकज गया है मुझे तो नींद भी नहीं आती। तू भी इतने दिन दूर रहेगा तो मुझे कैसे सब्र आएगा? भावुक होते बाऊजी बोले, रहना तो पड़ेगा। आज वैसे भी मूड खराब है। क्या हुआ? अखाड़े गया था, पहलवान जी ने कुश्ती लड़ने कहा और मैं हार गया। वह दोनों हाथों के पंजों की उंगलियां जोड़े गर्दन झुकाकर मायूसी से बोला। क्या? बाऊजी को जैसे झटका लगा। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है। मैंने कहा था आपको कि मत बांधो मुझे इस बंधन में, पर आप नहीं माने। अखाड़े से दूर होकर वो बात नहीं रह गई है। मैं भी तो क्या करता, मजबूर था। बहू की जिंदगी का सवाल था। ऐसे नहीं कि नितिन बुरा था, पर मेरा इस घर के लिए थोड़ा स्वार्थ भी था। खुद सोच, तेरे पीछे बहू का कितना सहारा रहता है, वरना बिना स्त्री के घर भूतों का घर लगता था। मेरे कंधों में पहले जैसे ताकत नहीं रही घर संभालने की, और वो भी वहाँ जीते जी मर जाती। यहाँ रहेगी तो धीरे धीरे जीना सीख जाएगी और खेल में हार जीत होती रहती है। वो किसी की जिंदगी से बड़ा तो नहीं है। पहलवानी तेरा शौक है, इसलिए शौक के तौर पर ही खेला कर, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाऊजी ने समझाते हुए कहा। तो उसने गहरी सांस ली। पापा ये सब करने बाद वो खुश होती तो फिर भी मैं अपना मन मना लेता, पर क्या? वो भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मुझे लगता है उसे ये रिश्ता बोझ लगता है। क्या कह रहा है? हाँ सही कह रहा हूँ। नहीं नीरव, ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। उसको और खुद को थोड़ा समय दे। वो एकदम से पंकज को भुला नहीं पाएगी। ये सब धीरे धीरे होगा। पहले सारा दिन गुमसुम और उदास आंसू बहाती रहती थी, पर अब धीरे धीरे उसने पूरा घर और जिम्मेदारी संभाल ली है। तुझे भी तो वो पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगने लगी है। ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मध्यम सुर में प्यार से समझाते हुए कहा। पापा क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कैसे? उनके ऐसे कहने से वो थोड़ा शर्मा गया। तेरे मन की मुझसे कुछ छिप नहीं सकती। तुझे भी वृंदा अच्छी लगने लगी है। नहीं, ये बात नहीं है। आप ना कुछ भी बोलते रहते हैं।
मुझे पहलवानी करनी है, जिसके लिए स्त्री से दूरी जरूरी है। तू किसी तरह ये वाला मेडल अपने दम पर हासिल कर, उसके बाद पहलवान जी खुश होकर तुझे अखाड़े में वापस ले लेंगे और तू वहाँ ओलंपिक की तैयारी कर सकता है। और मुझे लगता है तब तक वृंदा भी अपने दुख से निकल जाएगी। इस खुशी में वो भी अपना दुख भूलकर तुझे अपना लेगी। आखिर वो भी कब तक दुख का बोझ उठाए फिरेगी। स्त्री हो या पुरुष, सबको जीवन के सफर में एक साथी की जरूरत महसूस होती है। यदि नियति ने पंकज को असमय छीन लिया तो क्या उसे एक नई शुरुआत करने का हक नहीं है? वो अभी बहुत बड़े दुख से गुजरी है, पर वत हर चीज का मलहम है, ये घाव भी भर जाएगा और वो तुझे अपना लेगी, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। दोनों मिलकर इस कमी को भरते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्या करूं, तू तो हमेशा का बैल बुद्धि है। तुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती तो मुझे ही शर्म छोड़ तुझे समझाना पड़ता है। पापा, अब मेरी इतनी भी बेइज्जती ना करो। हाँ, बेइज्जती नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। समझाना है तो सिर्फ मुझे मत समझाओ, उसे भी समझाओ। सारा ज्ञान मुझे ही देते रहते हो। मैं इन मामलों में कच्चा हूँ, वो तो समझदार है, उसको समझाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। नीरव जैसे वृंदा की शिकायत कर रहा था, बाऊजी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो भी समझ जाएगी तो उसको कह दो, बात बात पर रोया ना करे। मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर वो उठ गया। कब रो रही थी? बाऊजी ने पूछा। उसे और कुछ आता है क्या रोने के सिवा? काम तो कोई ढंग से कर नहीं पाती, यहाँ तक कि खाना भी अब तक सही से बनाना नहीं सीख पाई। क्या बात हो गई? क्यों बड़बड़ा रहा है? तेरी बात हुई क्या उससे? कुछ उससे ही पूछ लेना, कहता वो अंदर आ गया और बेड में सोने के इरादे से लेट गया। उसके कमरे के बाहर बड़ी सी खिड़की थी। नजर वृंदा पर गई, जो किचन के काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो ना चाहते हुए भी नजरें खिड़की पर जम गई। उसे जाते देखने लगा। नीरव, ये क्या कर रहा हूँ? फिर से ध्यान भटका रहा हूँ। जब तक गेम नहीं हो जाते मुझे अपना ध्यान नहीं भटकने देना। और वृंदा भी तो यही चाहती है कि मैं मेडल जीतूं। पापा भी कह रहे थे कि मेडल जीतने से पंकज भैया का सपना पूरा हो जाएगा तो वो भी खुश हो जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आया वह चूड़ियां पहनाने से क्यों इनकार कर रही थी और वह रो क्यों रही थी। क्या वो मुझे अपनाना नहीं चाहती? नहीं तो क्या वो हमेशा ऐसी सुनी जिंदगी जीती रहेगी? अभी तो वो इतनी कम उम्र की है, ऐसे कैसे पूरी जिंदगी कटेगी? एक बार मेडल जीत लूं फिर मैं उससे इस बारे में बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि उसने चूड़ियां पहनने से इनकार क्यों किया। पर क्या मैं पूछ पाऊंगा? कैसे पूछ पाऊंगा? हम साथ भी तो नहीं रहते। एक दिन हम दोनों अकेले साथ रहे तो मुझे अच्छा लगा था। हम अब पति पत्नी है तो शायद हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए, पर वो मुझे अपना पति भी तो नहीं मानती है। इसकी वजह शायद हमारी नॉर्मल तरीके से शादी न होना है। हाँ, यही वजह है, तभी उसे मुझसे झिझक होती है। एशियाड के बाद जब वापस आऊंगा तो उसके बाद मैं उससे पूरे रीति रिवाज से शादी करूंगा, ताकि उसके मन में और शू के मन में जो थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद वह भी मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी, जैसे पंकज भैया के साथ रहती थी। उसके बाद वो और मैं बिना झिझक बात कर पाएंगे। नीरव का मन तरह तरह से सोच रहा था। नीरव के कोरे मन में वृंदा के लिए जो आकर्षण पैदा हुआ है, जो धीरे धीरे प्यार में भी बदल जाएगा, पर मुश्किल वृंदा के लिए नीरव को अपनाना हो रहा है। देखते हैं कैसे नीरव वृंदा के मन में अपनी जगह बना पाता है और वृंदा उसे पंकज की जगह दे पाएगी। नीरव भी सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई तो सबसे पहले वृंदा ही उठी। नीरव को जाना है तो किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। नीरव भी शहर जाने तैयार था। बैग पैक किया, नाश्ता किया, बाऊजी के पैर छू आशीर्वाद लिया। वृंदा भी वहीं पर खड़ी थी, एक नजर उस पर डाली जो उसे देखता देख नजरें झुका लेती है। अब वो 3 महीने बाद वापस आएगा पापा, और कमल से तो फोन पर बात हो जाएगी, पर वृंदा तो नहीं करेगी। तो उसे देखते हुए बोला, पापा घर में किसी को कभी मुझसे बात करने का मन करे तो कॉल कर सकता है, मैं फोन पर बात कर लूंगा। उसने वृंदा को सुनाते हुए कहा तो वृंदा उसकी तरफ देखने लगी। वह ये उसे ही सुना रहा था। कभी मन करे का क्या मतलब हुआ? मैं और कमल तो तुझसे रोज ही बात करते हैं। हाँ, अगर तू ये बहू को कहना चाह रहा तो सीधा उसे बोल दे कि फोन किया करे।
पापा आप भी ना। वो हड़बड़ा गया तो वृंदा भी असहज हो गई। भागती कमरे में आ गई तो नीरव बाबूजी पर गुस्सा करने लगा। क्या है पापा, आप सोचते विचारते कुछ हो नहीं, कहीं पर कुछ भी बोलते रहते हो। तो और क्या करूं, तुम दोनों जो ये सांकेतिक भाषा में बात करते रहते हो। भाई मेरे तो ये समझ से परे है, जब बोलना ही है तो सामने से बोल, ऐसे क्या सुना रहा था। या तो बात करना है तो खुलकर करो, तुम पर कौन सा कोई बंदिश है, और नहीं करनी तो मत करो, पर ये क्या है। मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना, तू भी ख्याल रखना अपना, कहकर वे उसके गले लग गए। नीरव घर से बाहर निकला तो आज चक्षु अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसे भी पता था नीरव जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से खड़ी थी। उसको जाता देख उसकी तरफ आने लगी तो वो उसे इग्नोर कर चला गया तो उसके आँखों से आंसू छलछला गए। वह बस उसे जाता देखने लगी कि वह मुड़कर देखेगा, पर उसने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा तो भागती घर के अंदर आ गई। नहीं नीरव, मैं तुम्हें इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हमारे प्यार को मजबूरी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। तुम वृंदा के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम वापस आओगे तब इसका एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगी, ताकि तुम मेरे पास लौट आओ। वह अपने आंसू साफ करती बड़बड़ाई। दोस्तों, वृंदा ने हिम्मत करके इतना सब बोल तो गई, लेकिन क्या वह ये सब कर पाएगी, देखेंगे अगले भाग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे।